तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दशकों से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने का तरीका काफी हद तक अलग-अलग कानूनों और राज्य स्तर के फैसलों में बटा हुआ था। लेकिन अब प्रहार 2026 के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ये देश की पहली ऐसी व्यापक और नेशनल लेवल की रणनीति है जो सुरक्षा को एक बेहद आक्रामक और एकदम नया नजरिया दे रही है। जरा सोचिए, एक ऐसा दुश्मन जो सरहद पार से बंदूक नहीं बल्कि कंप्यूटर कोड से हमला कर रहा हो, उससे कैसे लड़ा जाए। आज खतरा सिर्फ सीमाओं पर नहीं है बल्कि डिजिटल दुनिया में है। कोई हजारों मील दूर बैठकर एक क्लिक करता है और यहां का पूरा सिस्टम ठप हो सकता है। प्रहार 2026 दरअसल इसी बिना सरहद वाले खतरे से निपटने के लिए तैयार किया गया है। आज के इस विश्लेषण में हम राष्ट्र को सुरक्षित करने वाले इसी मास्टर प्लान के 5 अहम पहलुओं को समझेंगे। हाइब्रिड आतंकवाद का नया युग, प्रहार का नया नजरिया, इसके 7 प्रमुख स्तंभ, एआई की अहम भूमिका और अंत में इसके सामने आने वाली चुनौतियां। तो शुरुआत करते हैं हाइब्रिड आतंकवाद के इस बिल्कुल नए युग से और समझते हैं कि खतरे का रूप कैसे बदल चुका है। पहले आतंकवाद का मतलब क्या होता था? सरहद पर घुसपैठ या सीधे भौतिक हमले, राइट? लेकिन अब गेम पूरी तरह बदल चुका है। अतीत के वो दिखने वाले खतरे अब आज के अदृश्य खतरों में बदल गए हैं। आज निशाना हमारे पावर ग्रिड या रेलवे जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर होता है। पंजाब और जम्मू कश्मीर में हथियारों की डिलीवरी के लिए जो ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, वो इस हाइब्रिड वॉर का सबसे जीता जागता उदाहरण है। आज के चरमपंथी हमारी पारंपरिक सुरक्षा को चकमा देने के लिए हाईटेक टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो केमिकल या डिजिटल हथियारों तक पहुंच हो, एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए बातें करना हो, डार्क वेब का इस्तेमाल हो या फिर ऑनलाइन युवाओं का ब्रेन वॉश करना हो। ये सब अब उनके आधुनिक हथियार बन चुके हैं। मतलब बिना एक भी गोली चलाए तबाही मचाने की तैयारी। तो इस नए और अदृश्य खतरे का जवाब क्या है? यही एंट्री होती है प्रहार 2026 के नए और प्रोएक्टिव दृष्टिकोण की। अभी तक होता ये था कि हम हर घटना के बाद प्रतिक्रिया देते थे। उरी या पुलवामा के बाद नए कदम उठाए गए या यूएपी और एनआईए जैसे अलग अलग कानून बने। लेकिन प्रहार ने इन सारे बिखरे हुए प्रोटोकॉल्स को एक साथ मिलाकर एक बेहद आक्रामक नेशनल लेवल की रणनीति बना दी है। अब सीधा फोकस हमारे महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से सुरक्षित करने पर है। और इसका सबसे पावरफुल मैसेज क्या है? जीरो टॉलरेंस। बिल्कुल स्पष्ट। ये नीति पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है और किसी भी धार्मिक प्रोफाइलिंग को सिरे से खारिज करती है। इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वैश्विक आतंकी नेटवर्क और स्लीपर सेल्स का बिना किसी भेदभाव के पूरी तरह से सफाया। चलिए अब इसके इंजन रूम में चलते हैं, यानी वो 7 प्रमुख स्तंभ जिन पर ये पूरी मशीनरी काम करेगी। ये 7 स्तंभ सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि जमीनी एक्शन का ब्लूप्रिंट है। रोकथाम, प्रतिक्रिया, एकत्रीकरण, मानवाधिकार, क्षीरण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और रिकवरी। ये 7 पिलर्स हमारी सोच को सिर्फ हमले के बाद एक्शन से निकालकर एक कंप्लीट मैनेजमेंट की तरफ ले जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जोर इस बात पर है कि हमले से पहले ही दुश्मन को खत्म कर दिया जाए। मल्टी एजेंसी सेंटर के जरिए रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर की जाएगी ताकि लोकल पुलिस, जो हमेशा सबसे पहले मौके पर पहुंचती है, उसे एनएसजी जैसे स्पेशल फोर्सेस का तुरंत और पूरा सपोर्ट मिल सके। लेकिन बात सिर्फ बंदूक और गोली की नहीं है। इस रणनीति ने एक बहुत अहम बात समझी है। वैचारिक जड़ों को काटना भी उतना ही जरूरी है। युवाओं को कट्टरपंथ से बचाना, उन्हें शिक्षा देना और समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखना इस रणनीति का एक बहुत ही मानवीय और क्रिटिकल हिस्सा है। और मान लीजिए अगर कुछ बुरा हो भी जाता है तो रिकवरी कैसे होगी? इसमें सिर्फ पुलिस का काम नहीं होगा, बल्कि पूरा समाज, एनजीओज, प्रशासन और आम लोग मिलकर स्थिति को संभालेंगे और वापस सामान्य बनाएंगे। इसे होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच कहा गया है। अब आते हैं उस चीज पर जो इस पूरी मशीनरी को हाई स्पीड पर चला रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी। सोचिए, अगर पुलिस, खुफिया विभाग और साइबर सेल, जो पहले अलग अलग काम करते थे, वो सब एक ही समय में एक ही डेटा देख रहे हों, तो क्या होगा? फैसले सेकंडों में होंगे। यही है इस नए इंटीग्रेटेड साइबर सिस्टम का असली कमाल। कोई देरी नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये सिस्टम एक बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स लूप बनाता है। जैसे ही एआई कोई संदिग्ध डिजिटल हलचल पकड़ता है, वो तुरंत अर्ली वार्निंग सिस्टम को अलर्ट कर देता है और बिना कोई वक्त गवाए रैपिड एक्शन टीम मौके पर पहुंच जाती है। मतलब खतरे के बारे में इंसान के सोचने से पहले ही मशीन उसे ट्रैक कर चुकी होती है।
सुनने में ये सब बहुत परफेक्ट लगता है ना? लेकिन जमीन पर इस विजन को उतारना इतना आसान नहीं है। आइए इसकी असली चुनौतियों को समझते हैं। अगर हम अमेरिका या यूके की रणनीतियों को देखें तो वो 34 या 78 पन्नों की होती हैं, जिनमें एक एक छोटी डिटेल होती है कि कौन सी एजेंसी क्या करेगी। लेकिन प्रहार में सिर्फ 8 पन्नों में बड़े बड़े सिद्धांत दिए गए हैं। इसमें सामरिक और बारीक डिटेल्स को जानबूझकर सीक्रेट रखा गया है, जो एक दिलचस्प बात है। और हमारे सामने सबसे बड़ी अड़चन क्या है? हमारा संघीय ढांचा। भारत में पुलिस तो राज्यों का विषय है। अब दिल्ली में बनी इस हाईटेक राष्ट्र नीति को देश के हर छोटे बड़े पुलिस स्टेशन की रोजमर्रा की ड्यूटी में कैसे बदला जाएगा? हर पुलिस वाले को एक ही लेवल की ट्रेनिंग कैसे मिलेगी? ये एक बहुत बड़ी व्यावहारिक चुनौती है। इसके अलावा कुछ ग्रे एरिया भी हैं जिन पर काम होना बाकी है। आजकल आतंकी ऑनलाइन गेमिंग के चैट रूम्स में युवाओं को फंसा रहे हैं, या फिर नार्को टेररिज्म और ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी के जरिए फंडिंग हो रही है। इन्हें ट्रैक करने के बिल्कुल स्पष्ट नियम और प्रोटोकॉल अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं। तो कुल मिलाकर बात यहां आकर रुकती है। पॉलिसी आ गई है, तकनीक हमारे पास है और जीरो टॉलरेंस का इरादा भी पक्का है। लेकिन क्या हमारी राज्य स्तरीय पुलिस इस पूरी तरह से डिजिटल और बिना सरहदों वाले आतंकवाद की स्पीड से कदम मिला पाएगी? ये वो सवाल है जो इस रणनीति का भविष्य तय करेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।